Hello everyone and welcome back to Physio by Heart. I am Gaurav and I am the student of second year physiotherapy. Friends, आज की इस वीडियो में हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे ऑफ द फिजियोथेरेपी क्वेश्चन पेपर्स. फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपके आंसर्स लिखने हैं, किस वे में आपको आंसर्स प्रेजेंट करने हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन आएगा इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर. मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो काफ़ी इजी हो और आप सब लोग काफ़ी इजी वे में इसको अंडरस्टैंड कर पाए जो बातें मैं आपको बताऊं. फ्रेंड्स, मेरे पास है ये क्वेश्चन पेपर जो कि है ऑफ द सब्जेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी. इस पेपर का रेफरेंस लेके मैं आपको चीज़ें बताऊंगा. आई एम स्टडिंग अंडर MUHS, दैट इज महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज. आपके यूनिवर्सिटी में थोड़ा क्वेश्चन पेपर अलग हो सकता है, लेकिन जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपको बेनिफिशियल है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी भी हो. फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो का कौन सा भी पार्ट मिस मत करना. अभी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ द सब्जेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी. टोटल हमारे जो क्वेश्चन पेपर है वो है ऑफ अबाउट 80 मार्क्स और इसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन दिया है ऑफ 3 आवर्स. हमारा क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जो कि है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में इंक्लूड होते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 7 मार्क्स क्वेश्चन एंड सेक्शन बी में इंक्लूडेड होते हैं 15 मार्क्स क्वेश्चन. अभी हम डिटेल में देखते हैं कि कौन से सेक्शंस में कैसे कैसे बाइफर्गेशंस है और किस तरीके से हमें आंसर्स लिखना है. सबसे पहले सेक्शन ए में आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसमें हमें सॉल्व करने होते हैं 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 और टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है 15 मार्क्स. 3 मार्क्स के लिए आपको मिनिमम एक पेज पूरा फिल करना होगा, जिसमें कि इंक्लूड होगा एक डायग्राम जो कि रिलेटेड होगा हमारे क्वेश्चन से. यहाँ पर हमें एक एग्जांपल लेते हैं जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि दिया है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पर आपको आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हो अबाउट द सेल, देन अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. सेल और सेल मेम्ब्रेन को आप डिफाइन कर सकते हो. उसके बाद आप लिख सकते हो 2-3 फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद आपको आपका मेन आंसर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वो लिखना है. इस वे में आपको रिप्रेजेंट करना होगा जो कि सिस्टमैटिक वे है. सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंट्रोडक्शन में आएगा डेफिनेशन, उसके बाद आएगा फंक्शंस और उसके बाद हमारा मेन आंसर. हमारा जो मेन कंटेंट होता है आंसर का वो होना चाहिए ऑफ अबाउट 4 to 6 लाइन्स और उसके बाद आना चाहिए एक डायग्राम. आप ये डायग्राम स्टार्टिंग में भी इंक्लूड कर सकते हो और लास्ट में भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा बोलूंगा कि डायग्राम आप स्टार्टिंग में इंक्लूड कर. अगर आपने डायग्राम स्टार्टिंग में इंक्लूड किया तो वो डायग्राम एग्जामिनर को पहले दिखेगा और डायग्राम देखकर एग्जामिनर को एक ऐसा आइडिया आ जाएगा कि ये स्टूडेंट को ये आंसर आता है, इसको इसके बारे में नॉलेज है. वो आपका आगे का पेपर थोड़ा लाइटली चेक करेगा. सबसे पहले आपको इंक्लूड करना होगा डायग्राम, उसके नीचे फिर आपको आपके पॉइंट्स इंक्लूड करनी होगी जो कि होगी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस तरीके से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और ये है 7 मार्क्स के लिए. 7 मार्क्स के हमें सॉल्व करने होंगे 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 35 मार्क्स. इसमें आपको कितने पेजेस मिनिमम इंक्लूड करने चाहिए. यहाँ पर मैं कहूंगा कि यहाँ पे आपको 2.5 to 3 पेजेस मिनिमम 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंक्लूड करने चाहिए. यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स में जो कि होता है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसके रिलेटेड वो ज्यादा कुछ लिख नहीं पाते. ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 पेज to 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज वो इंक्लूड कर पाते हैं. लेकिन यहाँ पर आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो. आप आपके आंसर्स में ज्यादातर फ्लो चार्ट्स डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका आंसर का कंटेंट बढ़ जाएगा. 7 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे लिखना है ये मैं आपको एक प्रॉपर वे में बताता हूँ. यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ द स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व. C नंबर का जो क्वेश्चन दिया है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, इसको आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. इस आंसर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. सबसे पहले हमारा आएगा डायग्राम. डायग्राम के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस इन्वॉल्व करो. मैं कहूंगा 1 पेज आप डायग्राम निकालनी चाहिए, हाफ पेज टू 1 पेज मिनिमम एक डायग्राम आपको निकालनी चाहिए स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व के लिए, चाहे वो दूसरा क्वेश्चन हो, चाहे वो एंडेड का कोई और क्वेश्चन हो, जॉइंट हो. सबसे पहले आप डायग्राम निकालो और डायग्राम बड़ी निकालो. उसके बाद आपका आएगा आगे के पॉइंट्स, दैट इज इंट्रोडक्शन. स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व में आप क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हो, उसका डेफिनेशन दे सकते हो,
तो स्ट्रेन ड्यूरेशन कर्व का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद उसका यूज क्या है हमें फिजियोथेरेपी में, तो आप उसके फंक्शंस लिख सकते हो। उसके बाद आप आपका मेन आंसर लिख सकते हो कि स्ट्रेन ड्यूरेशन कर्व में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। रियोबेस होता है, क्रोनेक्सी होता है, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं उसके, तो उसके डेफिनेशंस और एक एग्जांपल लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। और उसके बाद स्ट्रेन ड्यूरेशन कर्व में अदर कर्व्स आते हैं जो कि होते हैं इनर्वेटेड मसल्स के लिए, डिनर्वेटेड मसल्स के लिए, पार्शियली इनर्वेटेड मसल्स के लिए। तो इस तरीके से आप डायग्राम्स इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आप एनेट का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें भी आप स्पेसिफिक डायग्राम्स निकाल सकते हो। तो मैं ऐसा कहूंगा कि इसमें डायग्राम्स ज्यादा इन्वॉल्व करो। उसके बाद अगर कोई मैकेनिज्म है तो उसको फ्लो चार्ट के वे में रिप्रेजेंट करो, क्योंकि फ्लो चार्ट से क्या होता है वो दिखने में भी अच्छा लगता है और एग्जामिनर को प्रॉपर वे में समझ में आता है कि ये इसने ऐसा बताया कि फ्लो चार्ट में फॉर्म में कि हाँ चलो कि ये एक स्टेप हो गया, उसके बाद एक दूसरा स्टेप हो गया, तो ऐसे स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है, तो वो फ्लो चार्ट काफी इजी होता है। तो यहाँ पर एक मैं एनेट का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 7 मार्क्स के लिए आपको आया है क्यूबाइटल फोसा और या पॉप्लेटियल फोसा, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो एनेट में एक प्रॉपर वे होता है आंसर रिप्रेजेंट करने का, जिसमें कि पहले तो हम इंट्रोडक्शन तो कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट में, तो आपको वो कंसेप्ट के रिलेटेड इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट में होना चाहिए और समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अभी सपोज क्यूबाइटल फोसा, तो क्यूबाइटल फोसा में क्या होता है, बाउंड्रीज होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, रूफ, फ्लोर, ऐसे ऐसे कंसेप्ट होते हैं, तो वो आपको पता होते हैं। तो एक स्पेसिफिक वे में उसको लिखना है और जो आपका मेन पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट करना होगा। हाईलाइट इन द सेंस आपको एक पेंसिल से आप बॉर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि कोई यूनिवर्सिटीज में कलर पेन्स अलाउड होते हैं, तो आप आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो कलर पेन से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मतलब कि आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया फ्रॉम द ब्लैक इन ब्लैक कलर और उसके बाद उसके रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपने ब्लू पेन से लिखा। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक तो आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, नहीं तो ब्लू पेन यूज कर सकते हो। तो आपको कौन सा भी एक पेन से आपका पूरा आंसर शीट लिखना है और अगर आपको कोई चीज हाईलाइट करनी है तो आप वो पेंसिल से कर सकते हैं। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द सेक्शन बी, दैट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आते हैं दो क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चंस होते हैं जो कि 15-15 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में सिमिलरली दो क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो टोटल लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ऑफ 15 मार्क्स। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 30 मार्क्स का और एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए। तो 15 मार्क्स के लिए आपको मिनिमम 6 to 7 पेजेस इंक्लूड होने चाहिए। तो यहाँ पर 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इसमें आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना काफी मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने 15 मार्क्स स्कोर किया होगा। मिनिमम आपको मिल सकते हैं 11 to 12 मार्क्स इस वाले क्वेश्चन में, जबकि आपने 6 to 7 पेजेस लिखे होंगे और वो आपका कंटेंट प्रॉपर होगा, प्रॉपर वे में आपने वो रिप्रेजेंट किया होगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको किस वे में आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आप किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो सबसे पहले आप मेंशन कर सकते हो अबाउट द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का एक डेफिनेशन दे देना, उसमें कौन से ट्रैक्स आते हैं, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये दोनों ट्रैक मेंशन करना है। और उसके बाद हमें मेंशन करना होगा अबाउट द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो रिसेप्टर होता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, तो ये सब मेंशन करना होगा आपको। और उसके रिलेटेड आपको एक डायग्राम भी निकालना होगा। तो अभी रिसेप्टर का डायग्राम निकाला, तो रिसेप्टर से स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, तो वो किस तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो उसका एक डायग्राम आपको यहाँ पर निकालना है। तो ये तो अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया जो कि आपका 1 से 1.5 पेज तो फिल हो जाएगा इसमें। उसके बाद आपको लिखना है फंक्शन ऑफ द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अभी लैटरल थैलेमिक ट्रैक का फंक्शन क्या है, जो कि है पेन सेंसेशंस कैरी कर। तो अभी आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से हो, तो ऐसा नहीं कि आपको एक स्पेसिफिक लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पूछा है तो इसके रिलेटेड ही लिखना पड़ेगा। तो आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोथेरेपी में पेन गेट थ्योरी होता है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी का मेन प्रिंसिपल ही है कि आप पेन सेंसेशंस ब्लॉक करते हो। तो पेन सेंसेशंस कौन कैरी करता है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो आप यहाँ पर थोड़ा पेन गेट थ्योरी का भी मेंशन कर सकते हो कि पेन गेट थ्योरी में लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को ब्लॉक किया जाता है जिससे पेन सेंसेशंस कैरी नहीं होते। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और थोड़ा पेन गेट थ्योरी का एक छोटा सा डायग्राम भी निकाल सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपका कंटेंट बढ़ जाएगा आंसर के लिए।
और उसके बाद अभी फंक्शंस हो गए लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के। उसके बाद एक्चुअल ट्रैक का रूट क्या है, तो पहले तो उसके लिए आपको एक डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम होगा है वो एक पूरा एक पेज का आना चाहिए और प्रॉपर वे में मेंशन होना चाहिए। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कलर पेन्स अलाउडेड है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कलर पेन्स यूज मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा काफी टाइम कंज्यूम होता है। तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। तो ऐसा नहीं कि आपको कलर पेंसिल ही यूज करना है, आप एक सिंपल पेंसिल से भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छी तरीके से मेंशन करना होगा और बड़ी डायग्राम निकालनी होगी। तो अभी रूट में आपने डायग्राम तो निकाल लिया, उसके बाद वो रूट कैसा होता है, किस तरीके से जाता है, रिसेप्टर से स्टार्ट होकर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पर खत्म होता है, फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर वो न्यूरॉन कहाँ पर जाता है, थैलेमस में जाता है, फिर कॉर्टेक्स में जाता है। तो इस तरीके से आपको ये सब रूट्स मेंशन करने पड़ेंगे। उसके लिए भी आपको सब डिविजन्स करना पड़ेगा, पॉइंट्स का बाइफर्केशन करना पड़ेगा, उसको भी पेंसिल से हाईलाइट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो हो गया फिजियोलॉजी के रिलेटेड। तो आपको एनेट को कैसा करना है, तो चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट हो आपको सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना है, जो कि है आपका जो मेन हेडिंग होता है उसको आपको हाईलाइट करना होगा और प्रॉपर वे में उसको डिस्क्राइब करना होगा। तो अभी एनेट में फॉर एग्जांपल हमारे यूनिवर्सिटी में कैसा होता है कि एक क्रैनियल नर्व पूछा जाता है और एक जॉइंट पूछा जाता है फॉर 15 मार्क्स। तो फॉर एग्जांपल अब हम लेते हैं शोल्डर जॉइंट, तो आप एक जॉइंट को किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसके स्पेसिफिक हेडिंग्स होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ जॉइंट, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट, मसल्स, लिगामेंट्स, कैप्सूल्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स एंड मसल प्रोड्यूसिंग मूवमेंट्स, एप्लाइड एनाटॉमी। तो आपको ये सब चीजें मेंशन करनी है। तो एनेट में जैसे होता है एप्लाइड एनाटॉमी, उसी वे में फिजियोलॉजी में आपको एप्लाइड फिजियोलॉजी मेंशन करना है। तो यहाँ पर अब हमने एग्जांपल लिया था लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का, उसके रिलेटेड एप्लाइड फिजियोलॉजी आपको मेंशन करना होगा और एनेट में उस टॉपिक के रिलेटेड आपको एप्लाइड एनाटॉमी मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखने हैं। तो मैं कहूंगा 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ज्यादातर डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करो आंसर में, और स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी में तो ज्यादा फ्लो चार्ट्स मेंशन करो, क्योंकि फिजियोलॉजी में ज्यादातर डायग्राम्स नहीं होते और उसका ऑपोजिट एनेट में होता है। एनेट में आपको ज्यादा डायग्राम्स पर फोकस करना होगा, क्योंकि एनाटॉमी में काफी सारे डायग्राम्स आप निकाल सकते हो। तो एनेट में ज्यादातर डायग्राम्स पर फोकस करो और डायग्राम्स ऐसे होने चाहिए कि वो एग्जामिनर को अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट बट स्वीट ऐसे डायग्राम्स होने चाहिए। तो ये सब था ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स। तो लास्ट में एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको मिनिमम एक पेज इंक्लूड करना होगा, जिसमें कि आपको आपका मेन आंसर एक्सप्लेन करना होगा इन 4 to 6 लाइंस और एक डायग्राम आपको कंपलसरी उसमें इंक्लूड करना होगा। उसके बाद 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको मिनिमम 2.5 to 3 पेजेस मेंशन इंक्लूड करने होंगे, जिसमें कि आपको मिनिमम 2 डायग्राम्स निकालने होंगे और एक फ्लो चार्ट तो मिनिमम निकालना ही होगा। तो ये हो गया 7 मार्क्स का। लास्टली 15 मार्क्स के लिए आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम्स पर फोकस करना ही होगा। उसके अलावा आपको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है, जो कि कंसेप्ट के रिलेटेड है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। जैसे कि फिजियोलॉजी में एप्लाइड फिजियोलॉजी होता है और एनेट में एप्लाइड एनाटॉमी होता है, आपको इस पर ज्यादा फोकस करना होगा, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ चीजें कवर किया है। तो अगर मुझसे कोई चीजें मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, और अगर आपको कोई डाउट हो या सजेशंस हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना, मैं जरूर से आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।